स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स पार्ट 6। इससे पहले 5 वीडियोज हैं वो चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो हैं वो इम्पोर्टेंट है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस फॉर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इंस्पेक्टर, SAS, SO, UDC exams conducted by EMRS, NCT, KVS, NVS and other central government departments। तो शुरू करते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पार्ट 6। प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशन, रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ बिड्स। इसमें आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, रिसिप्ट्स एंड ओपनिंग ऑफ बिड्स। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट्स। द टेक्स्ट ऑफ द बिड डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड एंड comprehensive। Bid documents should be based on standard bidding documents, SBDs, and SBD must follow these aspects। मतलब बिड डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए और कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और एसबीडी में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट, इट्स स्पेसिफिकेशंस इंक्लूडिंग द नेचर, क्वांटिटी, टाइम और प्लेसेस ऑफ डिलीवरी। मतलब डिटेल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, नेचर, क्वांटिटी, टाइम, प्लेस, कहाँ पर खरीदी करनी है, कहाँ डिलीवरी रिसीव करनी है, वो सारी सूचना बिड डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन टू बी मेट बाय द बिडर। Third, there are no such qualifications for the bidders that would be advantageous to the foreign manufactured goods at the cost of domestically manufactured goods। मतलब ये नहीं होना चाहिए क्वालिफिकेशन में कि जो फॉरेन का जो सप्लायर है उसका माल खरीदा जाए और हमारे देश की जो उत्पादन यूनिट्स हैं उनको डिप्राइव किया जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए। फोर्थ, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कंप्लीशन, ये भी बिड डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। फिफ्थ है सूटेबल प्रोविजंस फॉर इनेबलिंग ए बिडर टू क्वेश्चन द बिडिंग कंडीशंस, बिडिंग प्रोसेस एंड और रिजेक्शन ऑफ इट्स बिड। सिक्स पॉइंट, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ बिड्स, bidders should be clearly indicated in the bidding documents। SBDs should include a clause that if a firm quotes nil charges consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered। Suitable provisions for settlement of disputes, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर कंसीडर नहीं किया है, नील चार्जेस किए गए हैं, तो ये सोचना चाहिए कि वो जो बिड है उसको रिजेक्ट माना जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको अनरिस्पॉन्सिव और कंसीडर नहीं करने वाला माना जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट में कंटेंट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। द मेन सेक्शन ऑफ द एसबीडी, SBD means standard bid documents are: फर्स्ट, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, NIT होना चाहिए। दूसरा, इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स, ITB। थर्ड, अपेंडिक्स टू इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स, AITB। फोर्थ, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। फिफ्थ, शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सिक्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इंक्लूडिंग ड्राइंग्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस। जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, GCC। स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SCC। और लास्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग बिड कवर लेटर, प्राइस शेड्यूल्स, बैंक गारंटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट। तो ये सारे पॉइंट है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि ये
आपके सिलेबस का पार्ट है और डिटेल में आज हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। क्या मतलब होता है एनआईटी का? द मॉडल एनआईटी फॉर्मेट इन एसबीडी शुड बी यूज्ड फॉर पब्लिशिंग द टेंडर नोटिस। रजिस्टर्ड सप्लायर्स, past suppliers and other non-potential suppliers should be invited to the NIT through emails, SMS, letters। मतलब एनआईटी में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, पास्ट सप्लायर्स हैं और पोटेंशियल सप्लायर्स हैं, उनको सूचना दे करके, ईमेल भेज करके, एसएमएस करके, लेटर भेज करके और टेंडर इनवाइट करने चाहिए। इन ई प्रोक्योरमेंट द वेबसाइट में बी प्रोग्राम्ड टू जनरेट दीज अलर्ट्स ऑटोमेटिकली। जैसे ही ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए वेबसाइट पर नोटिस एनआईटी डाला जाता है तो रजिस्टर्ड सप्लायर, पास्ट सप्लायर या पोटेंशियल सप्लायर्स है, उनके पास में ऑटोमेटिक मैसेज चले जाए, उनके पास में इंफॉर्मेशन चले जाए। द एनआईटी शुड बी ब्रीफ बट मस्ट contain sufficient detail for a prospective bidder to decide whether to participate in the tender or not। Next point, in case of procurement through a limited tender, the NIT may be uploaded on CPPP portal and procuring entity website with a note saying what this notice is being published for information only and it is not an open invitation to quote in this limited tender। Participation in this tender is by invitation only and is limited to the selected procuring entities, registered suppliers। Unsolicited offers are liable to be ignored। However, suppliers who desire to participate in such tenders in future may apply for registration with procuring entity as per procedure। मतलब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में ये नोटिस देना है कि ये सबके लिए नहीं है, रजिस्टर्ड सप्लायर के लिए है। और अगर कोई इस तरीके के टेंडर प्रोसेस में शामिल होना चाहता है तो आप फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट आउट्स ऑफ द टेंडर्स published on the website should be collected and kept on record as a proof of publicity। आपने प्रॉपर पब्लिसिटी की है कि नहीं की है, इसका प्रूफ रखना है, जिससे कि ये मालूम चले कि ये कंपटीशन बढ़ाने वाला था और वहां पर ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन किया गया था। ये सारे रिकॉर्ड है वो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, अधिकारी है, उसको रखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन टू बिडर्स, आईटीबी एंड एआईटीबी। ITB contain all relevant information as well as guidance to the prospective tenderers regarding all aspects of obtaining tender documents and preparing and submitting a responsive bid। Important clause of ITB AITB which may require attention and action are। कौन कौन सी चीजें हैं वो शामिल करनी चाहिए AITB में या ITB में? फर्स्ट, परचेज प्रेफरेंस पॉलिसीज। If the purchaser intends to give a purchase preference in line with current government policies, this fact must be declared in the ITB, AITB and in NIT as well। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गवर्नमेंट के ये नियम बने हुए हैं कि खरीदी सिर्फ इस विभाग से करनी है, इस सप्लायर से करनी है, तो वो बताना होगा कि आप परचेज प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं। क्योंकि कई बार लघु उद्योग या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सिर्फ वहीं से खरीदी करनी है, तो परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी है वो मेंशन करनी चाहिए आईटीबी में, एआईटीबी में और साथ में एनआईटी में भी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में भी। सेकंड पॉइंट है क्लैरिफिकेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। A prospective bidder requiring clarification on the tender documents may notify to procuring entity in writing well before the due date of submission of bids and a responsive will be sent in writing to the clarifications sought prior to the date of opening of the tenders। तो ये सारी चीजें हैं वो पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट में क्लैरिफिकेशन है वो करना चाहिए। अमेंडमेंट्स ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स,
at any time prior to the date of submission of bids. The purchaser may, whether at his own initiative or in responsive to a clarification sought by a prospective bidder, amend bid documents by issuing a corrigendum. मतलब अगर कोई टेंडर डॉक्यूमेंट में करेक्शन करना है या अमेंडमेंट करना है तो उसका नोटिस है वो देना होगा कि इसमें ये संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट है बिड वैलिडिटी। ए बिड शैल रिमेन वैलिड फॉर द पीरियड मेंशन इन द आईटीबी, एआईटीबी, ओटी 75 days and जीटी 90 days वैलिडिटी पीरियड। बिड वैलिडिटी बतानी होगी इसमें आईटीबी, एआईटीबी में। जहां पर ओपन टेंडर इंक्वायरी है उसके लिए 75 days तक उसको वैलिड माना गया है, और ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है वो उसके लिए 90 days का समय दिया गया है। सीलिंग एंड मार्किंग ऑफ टेंडर्स। द टेंडरर इज टू सील द ऑल टेंडर्स इन सेपरेट एनवलप्स with marking as original, duplicate, triplicate. Also write not to be opened before due date. All envelopes are then to be put inside a bigger outer envelope which will also be duly sealed, marked. सीलिंग और मार्किंग में क्या करना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल टेंडर का एक लिफाफा बनेगा, डुप्लीकेट है तो उस पे डुप्लीकेट, और ट्रिप्लीकेट है तो ट्रिप्लीकेट, और सभी पर लिखा होगा कि नॉट टू बी ओपनड, जब तक ड्यू डेट नहीं है वो ओपन नहीं किया जाए। और सभी एनवलप्स को एक बड़े लिफाफे में बंद करके और उसको भी सील पैक करना है और मार्किंग करनी है। विड्रॉल, substitution and modification of tenders. The tenderer after submitting the tender is permitting to withdraw, substitute or modify the tenders in writing without forfeiture of bid security, EMD, provided these are received duly sealed and marked like the original tender up to the date and time of receipt of the tender. No bid may be withdrawn in the interval between the deadline for submission of bids and expiration of the period bid validity. Withdrawal of a bid during this period will result in forfeiture of the bidder's bid security, EMD and other sanctions. कहने का मतलब है कि विड्रॉ करना, सब्स्टिट्यूशन करना, मॉडिफिकेशन करना है वो बिड ओपनिंग डेट से पहले किए जा सकते हैं, और वहां पर EMD है वो जब्त नहीं की जाएगी। साथ में यहां पर जो इंटरवल पीरियड दिया है, ट्रांजिशन पीरियड दिया है, उस पीरियड में जैसे बिड क्लोजिंग डेट है और बिड ओपनिंग डेट है उसके बीच में अगर विड्रॉ करते हैं तो वहां पर EMD है वो जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आईटीबी में एलिजिबिलिटी, इवैल्यूएशन, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। द बिडर हैज टू एंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स convincing proof of having fulfilled the criteria. Any criteria not specified in the tender cannot be used for evaluation or qualification. बिडर है वो पूरी तरीके से कन्विंस करेगा और बताएगा कि जो भी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वो क्राइटेरिया फुलफिल किया जा रहा है, और जो क्राइटेरिया नहीं दिया गया है उसके आधार पर इवोल्यूशन नहीं किया जाता और डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो NIT में या टेंडर डॉक्यूमेंट में मांगा ही नहीं गया था। द कंडीशन ऑफ प्रायर टर्नओवर एंड प्रायर एक्सपीरियंस में बी रिलैक्स्ड फॉर स्टार्टअप्स subject to meeting of quality and technical specification and making suitable provisions in the bidding document. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए स्टार्टअप्स के लिए, जो जिसमें टर्नओवर और प्रायर एक्सपीरियंस, मान लीजिए किसी ने उद्योग खड़ाई किया है, कोई उद्योग धंधा लगाया ही है, तो उसका प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं होगा और प्रायर टर्नओवर भी नहीं होगा, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है OEM, ऑथोराइज्ड डीलर एजेंट ऑफ सप्लायर्स।
This is necessary to ensure quotation from a recognizable responsible party of offering genuine product, also backed by a warranty obligation from the concerned manufacturer. In the tender, either the manufacturer or its authorized dealer can be considered as valid bidders. In case of large contracts, the manufacturer's authorization must be insisted. In cases where the manufacturer has submitted the bid, the bids of its authorized dealer will not be considered and EMD will be returned. And in case of violation, both infringing bids will be rejected. मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर या ऑथोराइज डीलर के थ्रू आप बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परंतु अगर मैन्युफैक्चरर ने बिड सबमिट किया है तो ऑथराइज डीलर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या ये कहना चाहिए कि दोनों मैन्युफैक्चरर और ऑथराइज डीलर के थ्रू अगर बिडिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है तो दोनों ही बिड है वो रिजेक्ट की जा सकती है. The bidder found to be a conflict of interest shall be disqualified. A bidder may be considered to have a conflict of interest with one or more parties in this bidding process if कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा. और कौन सी कंडीशंस में कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, तो पहला है दे हैव कंट्रोलिंग पार्टनर्स इन कॉमन, इसमें कॉन्फ्लिक्ट माना जाएगा. दूसरा दे रिसीव और हैव रिसीव्ड एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी फाइनेंशियल स्टेक. थर्ड दे हैव द सेम लीगल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट फॉर पर्पज ऑफ दिस बिड, उसको भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे. और चौथा पॉइंट है दे हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर डायरेक्टली और थ्रू कॉमन थर्ड पार्टीज दैट पुट्स देम इन ए पोजीशन टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट द बिड. फिफ्थ participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the parties are involved. One manufacturer can also authorize only one agent dealer. There can be only one bid from the following. तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शंस हैं, वो कौन सी सिचुएशंस में क्रिएट होते हैं कॉन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट में, ये सारे पॉइंट 5 पॉइंट बताए हैं और उसमें दो सब टाइप बोले हैं. देयर कैन बी ओनली वन बिड फ्रॉम द फॉलोइंग. ए द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली और थ्रू वन इंडियन एजेंट ऑन हिज बिहाफ. एक ही माना जाएगा, या तो डायरेक्टली प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है या एजेंट के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है बिडिंग सिस्टम में. और दूसरा क्या माना जाएगा, इंडियन फॉरेन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ ओनली वन प्रिंसिपल. एक मुख्य निविदाकर्ता माना जाएगा, वो इंडियन या फॉरेन एजेंट के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ ए होल्डिंग कंपनी हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और मोर देन वन यूनिट हैविंग कॉमन बिजनेस ओनरशिप मैनेजमेंट ओनली वन यूनिट शुड कोट. मतलब मल्टीपल यूनिट्स है तो एक ही यूनिट है वो बिडिंग प्रोसेस में शामिल हो सकती है. Next point, schedule of requirement. If the tender contains a number of schedules of requirement, it must be clarified whether evaluation of eligibility, qualification, financial bids would be on a schedule by schedule basis or on the basis of a total of all schedules put together. Next point, quotation received from dealers, agents for items not manufactured by them. When a firm sends a quotation for an item manufactured by a different company, the firm is also required to attach in its quotation that manufacturer's authorization certificate and also manufacturer's confirmation of extending the required warranty for that product. Next point, special condition in GT procurement. Currency of bidding. In GTE tenders, the foreign bidders are allowed to quote price of foreign currencies, US dollar or euro or pound sterling or yen.
Indian bidders are to quote in Indian rupees only, या तो इन सभी मुद्राओं में या भारतीय मुद्रा में, और भारतीय अगर बिडर है तो सिर्फ भारतीय रुपये में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जीटीई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंसी कमीशन, द अमाउंट ऑफ एजेंसी कमीशन नॉर्मली नॉट एक्सीडिंग 5% पेबल टू द इंडियन एजेंट। एजेंट के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है तो एजेंसी कमीशन है वो भी मेंशन करना होगा कि कितना कमीशन दिया जा रहा है एजेंट को, और यहां पर बताया गया है कि 5% से ज्यादा एजेंसी कमीशन है वो नहीं होना चाहिए। Delivery terms, the delivery terms are to be expressed in terms of Incoterms. All importing government department PSUs are now allowed to make their own shipping arrangement without needing to route their requirements through chartering wing of Ministry of Shipping. As per the extent directive of the government, airlifting of imported goods from abroad will be done only through the national carrier, दैट इज एयर इंडिया, वेर एवर एप्लीकेबल। मतलब टर्म्स ऑफ डिलीवरी में ये बताया गया है कि जो भी खरीदी कर रहे हैं डिपार्टमेंट पीएसयू वो डायरेक्ट सामान की शिपिंग करवा सकते हैं, मंगा सकते हैं, परंतु अगर एयर लिफ्टिंग किया जा रहा है, वायु मार्ग से सामान मंगाया जा रहा है तो एयर इंडिया के थ्रू ही होना चाहिए, गवर्नमेंट कैरियर के थ्रू होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आईटीबी में इंश्योरेंस, वेर एवर नेसेसरी द गुड्स सप्लाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी फुली इंश्योर्ड इन ए फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी अगेंस्ट लॉस और डैमेज इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिलीवरी इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। Supplier shall arrange and pay for marine air insurance, making the purchaser the beneficiary, where delivery is on free on board, free alongside ship FOB FAS basis. Marine air insurance shall be the responsibility of the purchaser. इंश्योरेंस होना चाहिए कि कहीं पर माल बन रहा है या सप्लाई किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, डिलीवरी की गई है, कोई भी डैमेज होता है तो उसका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल एंड स्पेशल कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जीसीसी कवर्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट्स आफ्टर द announcement of the tender award till the closure of the contract and dispute resolution. Submission formats, GCC में सबसे पहला है submission formats. This section contains the relevant forms for tender submission, various declarations by tenderer, formats for the bank guarantee, price schedule forms, exceptions and deviation forms, contract forms and manufacturers authorization forms and so on. ये सारे फॉर्मेट्स हैं वो सबमिट करने होंगे जीसीसी में। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी ई पब्लिशिंग ऑफ टेंडर्स। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, their attached and subordinate offices and autonomous statutory bodies to publish their tender inquiries, agenda thereon and details of bid awards on the Central Public Procurement Portal CPPP. In the case of procurements made through DGS and D-rate contract or through any other central procurement organizations, CPOs, only award details need to be published. Individual cases where confidentiality is required for reasons of national security would be exempted from the mandatory e-publishing requirement. मतलब सीपीपी पोर्टल पर, डीजीएस एंड डी के पोर्टल पर, और साथ में इसी तरीके के सीपीओज है या खुद की वेबसाइट है वहां पर टेंडर इंक्वायरीज है वो पब्लिश करनी होंगी, टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिश करने होंगे, और किसको टेंडर दिया गया ये बात भी बतानी होगी। परंतु यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया है, अगर भारत की सुरक्षा से या देश की सुरक्षा से, राज्य की सुरक्षा से कोई
मामला है, मुद्दा है, तो उसको एग्जेम्पशन किया गया है, वो ई पब्लिशिंग करना उसका जरूरी नहीं है। डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए स्टडी मटेरियल है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सर्विस रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और एकेडमिक पार्ट है, उसके सारे वीडियोज हैं वो अवेलेबल हैं। आप उनको देखिए और अपने प्रिपरेशन को एक सही दिशा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं, रिसिप्ट एंड कस्टडी ऑफ टेंडर्स। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कॉस्ट रखना होगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स शुड प्रिफरेबली बी सोल्ड और अवेलेबल फॉर डाउनलोड अप टू डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर्स एंड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। मतलब जब तक टेंडर ओपनिंग डेट होती है, क्लोजिंग टेंडर ओपनिंग डेट होती है, तब तक डाउनलोड करने की सुविधा होनी चाहिए। In order to promote wider participation and ease of bidding, no cost of tender documents may be charged for the tender documents downloaded by the bidders. The cost of the tender document is to be submitted to the authority nominated therein by the prospective tenderer in the form of a demand draft, banker's check, pay orders. कहने का मतलब है कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लो कॉस्ट होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो खरीद करके और टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। और अगर रखा भी गया है तो कैसे लेना है, वो डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, बैंकर्स चेक के लिए द्वारा और पे ऑर्डर के द्वारा टेंडर डॉक्यूमेंट है उसकी कॉस्ट है वो रिसीव करनी चाहिए। सजेस्टेड कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स इन ओटी जीटी टेंडर्स, ओटी ओपन टेंडर इंक्वायरी, जीटी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। नॉर्मली इन एसटी स्पेशल टेंडर इंक्वायरीज, पीएसी, प्रोप्राइटरी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, एलटी लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, नो कॉस्ट इज चार्ज। सामान्य रूप से एसटी, पीएसी और एलटी है उनसे कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉस्ट रिसीव नहीं की जाती या कीमत है वो वसूल नहीं की जाती है। और ओटी जीटी के लिए क्या टेंडर डॉक्यूमेंट्स की कॉस्ट रखी जाएगी, इसमें देखिए स्टैंडर्ड चार्जेज हैं वो रखे गए हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ टेंडर और टेंडर डॉक्यूमेंट कॉस्ट बिलो ₹25 लाख, ₹500, 25 लाख से कम है तो ₹500 टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉस्ट होनी चाहिए। ₹25 लाख टू ₹2 करोड़, ₹1,500। अगर 25 लाख से 2 करोड़ की कीमत है टेंडर की तो ₹1,500 को टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉस्ट रखनी चाहिए। ₹2 करोड़ टू ₹25 करोड़, टेंडर डॉक्यूमेंट कॉस्ट शुड बी ₹2,500। ₹25 करोड़ टू ₹50 करोड़, टेंडर डॉक्यूमेंट कॉस्ट शुड बी ₹5,000 and above ₹50 crore to be decided on केस टू केस बेसिस। वहां पर केस टू केस बेस पर और टेंडर डॉक्यूमेंट है उसकी कीमत निर्धारित की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्री बिड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट पॉइंट है प्री बिड कॉन्फ्रेंस। इन केस ऑफ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट and facilities of a special nature for procurement of sophisticated and costly equipment, large works and complex consultancy assignments, a suitable provision is to be kept in the bidding document for one or more pre-bid conference for clarifying issues, clearing doubts if any about the specifications and other allied technical commercial details of the plant, equipment and machinery projected in the bidding document, and for ensuring that the technical requirements provide a level playing field.
The date, time and place of the pre-bid conference should be indicated in the tender inquiry document. मतलब सोफेस्टिकेटेड आइटम है या बहुत कीमती आइटम है, ज्यादा वर्क है या स्पेसिफिकेशंस की ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पर प्री बिड कॉन्फ्रेंस करना जरूरी होता है, जिससे कि जो परचेजिंग एंटिटी है या खरीद यूनिट है वो अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से डिटेल से समझा सके, और कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी अपने डाउट्स हैं वो एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे के डाउट्स को क्लैरिफाई किया जा सकता है। तो प्री बिड कॉन्फ्रेंस का क्लोज रखा गया है, बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि वो प्री बिड कॉन्फ्रेंस है वो किसके लिए की जाती है? सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट, लार्ज वर्क एंड कॉम्प्लेक्स कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ टेंडर ओपनिंग डेट। अगर टेंडर ओपनिंग डेट को बढ़ाना है तो कौन सी कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है या नहीं? Sometimes situations may arise necessitating modification of the tender documents already issued, LTE case, or already put on sale, OTE cases, also after receiving the documents. A tenderer may point out some genuine mistakes necessitating amendment in the tender documents. In such situations, it is necessary to amend, modify the tender documents suitably prior to the date of submission of bids. Copies of such amendment modifications should be simultaneously dispatched free of cost by registered speed post, courier, email to all the parties. कोई बहुत बड़ी मिस्टेक रह गई है, कोई जरूरी कोई कमी रह गई है टेंडर डॉक्यूमेंट में, तो मॉडिफिकेशन के लिए, अमेंडमेंट के लिए सूचना है वो भेजी जाएगी। किसके द्वारा? रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या कुरियर, ईमेल के द्वारा हर एक पार्टी को, कि इसमें टेंडर इंक्वायरी में ये चेंजेस किए गए हैं। और चेंजेज हैं वो सबमिट होने, चेंजेज हैं वो कब तक मान्य होते हैं? प्रायर टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड। बिड सबमिट करने की डेट से पहले चेंजेज हैं वो भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है सबमिशन, रिसिप्ट एंड कस्टडी ऑफ टेंडर्स। इन ई प्रोक्योरमेंट all tenders uploaded by tenderer are received, safeguarded and opened online on the portal. In offline tenders, receipt and custody of bids shall be done in a transparent manner to maintain the credibility of the process. The following guidelines should be adhered to for receipt and custody of bids. First, the procuring entity shall maintain tender boxes for receiving the bids at suitable locations which would facilitate security and easy access to bidders. The tender box shall have 2 locks. Key of one lock will be with the head of the office and the other key with the official nominated by him. टेंडर बॉक्स बनेगा जहां पर टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो, बिड है वो सबमिट की जा सकती है, और उसकी वो बॉक्स है वो सूटेबल प्लेस पर रखा जाए जहां सुरक्षित भी हो और इजीली असेसेबल भी हो सप्लायर के लिए। साथ में ही उसकी 2 चाबियां होंगी, एक चाबी है वो हेड ऑफ ऑफिस के पास में होगी और दूसरे एक नॉमिनेटेड ऑफिशियल के पास में होगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिड्स received by courier shall be deposited and in the tender box by the dispatched section till the date and time of bid opening. Bids sent by telex, cable or facsimile are to be ignored and rejected. कुरियर के द्वारा जो बिड आई है उनको भी टेंडर बॉक्स में सबमिट कर देना है डिस्पैच सेक्शन में। साथ में ही अगर कोई बिड टेलेक्स के द्वारा, केबल के द्वारा या फैसीमाइल के द्वारा आई है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
Next point, for bulky oversized bids which cannot be dropped into tender boxes, the officials authorized to receive such bids shall maintain proper records and provide a signed receipt with date and time to the bearer of the bids. He will also sign on the cover duly indicating the date and time of receipt of the tenders. Name and designation of at least two such authorized officers should be mentioned in the bid document. अगर बहुत बड़ा बिड डॉक्यूमेंट या बिड सबमिट होता है, ओवर साइज सबमिट होता है, तो वो बॉक्स में नहीं रखा जा रहा है, तो उसको रखने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और उस बल्कि या ओवर साइज बिड पर दो सिग्नेटरी हैं, वो सिग्नेचर करेंगे रिसिप्ट के लिए जो भी सबमिट करने आया है बिड डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से दो ऑफिसर हैं वो नॉमिनेटेड होने चाहिए और उनके नाम है वो बिड डॉक्यूमेंट में, एनआईटी में, आईटीबी में मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग बिड ओपनिंग and offline tenders. The BOC shall comprises one officer each from the procuring entity and associated integrated finances. मतलब ई प्रोक्योरमेंट में तो ऑनलाइन बिड ओपन होगी, परंतु ऑफलाइन में क्या क्या बताया गया है वो देखिए। बिड ओपनिंग कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे? पहला है the authorized representatives of bidders who intend to attend the tender opening in GT, in OT, GT, SLT, are to bring with them letters of authority from the corresponding bidder. मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो कि अथॉरिटी लेटर लेकर के आएंगे वो शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिड ओपनिंग डेट पर। एट ए प्रिस्क्राइब्ड At a pre-scheduled date and time, the BOC of the day should get the particular tender box opened after ensuring and demonstrating that the seal on the box has not been tampered with. मतलब जहां बिड ओपनिंग हो रही है तो सबसे पहले वो टेंडर ओपनिंग बॉक्स है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को बताना होगा कि इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ऑल बिड्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द टेंडर बॉक्स। Sometimes there would be tenders dropped wrongly into this tender box. Such wrongly dropped tenders with appropriate endorsement should be put into the appropriate box or sent to the tender committee concerned. If the date of opening is over, the bids for different tenders opening on the day, including oversized bids which were submitted to designated officers, should be sorted and a count for each tender should be announced and recorded, particularly noting any modifying, altering, withdrawal of bids. BOC should ensure and demonstrate that bid envelopes are duly sealed and untampered. Late bids should be separately counted but kept aside and not opened. मतलब जितने भी टेंडर आए हैं उनको सबके सामने खोला जाएगा, उनके नंबरिंग की जाएगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा और जो लेट सबमिशन हुआ है उनको भी रखा जाएगा, परंतु उन पर विचार नहीं किया जाएगा और ओपन भी नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है सबमिशन, रिसिप्ट एंड कस्टडी ऑफ टेंडर में। After opening, every tender shall be numbered serially, say 314 if it is the third bid out of 14 total, initiated and dated on the first page by the BOC. Each page of the price schedule or letter attached to it shall also be similarly initiated. वहां पर नंबरिंग की जाएगी, अगर 14 है तो फर्स्ट 14, सेकंड 14, थर्ड 14, इस तरीके से 14 तो वो उसकी नंबरिंग हो जाएगी और हर एक पेज है वो उस पर भी नंबरिंग की जाएगी टेंडर डॉक्यूमेंट में इंडिविजुअल सप्लायर के। फोर्थ, इरेजर, कटिंग, ओवर राइटिंग, यूज ऑफ व्हाइटनर, कॉलम्स लेफ्ट अनफिल्ड इन टेंडर्स,
if any, shall be initiated along with date and time and numbered by the officials opening the tenders, and total number of such notice alterations or the absence of any alteration should be explicited explicitly marked on the first page of the bid. मतलब इसी तरीके के कोई करेक्शन है, इरेज है, कटिंग है, ओवर राइटिंग है, वाइटनर लगाया है, कॉलम खाली छोड़ दिया गया है, तो बिड डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर लिखा जाएगा कि इतनी ओवर राइटिंग है, इतनी कटिंग है, इतने वाइटनर लगाए गए, सारा मेंशन होना चाहिए. Next point, no clarifications by tenderers should be entertained or allowed to be recorded during the bid opening. It should be understood that BOC has no authority to reject any tender at the tender opening stage. 6 point, proper sealing and codification need to be done on samples as well. For samples which accompany the bid, these should be kept for reference under lock and key. प्रॉपर सीलिंग होनी चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए अगर सैंपल कलेक्ट किए गए हैं. डियर फ्रेंड्स, हम चर्चा कर चुके हैं कि सैंपल कलेक्शन है वो उसको डिप्राइव करना चाहिए, परंतु अगर बहुत जरूरी हो जाता है तो सैंपल आपने मांगे हैं तो उन पर कोडिंग होनी चाहिए, सील होने चाहिए और उनको फर्दर रेफरेंस के लिए लॉक एंड की में रखना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, ए बिड ओपनिंग रिपोर्ट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ द टेंडरर्स, serial number wise, silent features of the tenders as read out during the public opening of tenders will be prepared by the tender opening officers and duly signed by them along with the date and time. तो इस तरीके से प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट, पब्लिसिटी, रिसिप्ट एंड ओपनिंग ऑफ बिड है, उसकी पूरे प्रोसेस है हमने डिस्कस कर ली. आगे वाला वीडियो है वो इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप जरूर देखिए और चैनल पर बने रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं, मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स. इसी तरीके के स्टडी मटेरियल हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं. आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिलेंगे सर्विस रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और एकेडमिक पार्ट है, वो सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं. आप चैनल पर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस. थैंक यू वेरी मच.